टॉपिक है एंजाइम्स। इसमें हम देखेंगे कि एंजाइम्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि ये ज़रूरी क्यों होते हैं और काम क्या करते हैं। इंट्रोडक्शन। इन एंजाइम्स क्या हैं कि एंजाइम बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं। ये बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी में या एनिमल बॉडीज़ में जो रिएक्शंस हो रहे हैं, ये उन रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं और उनको इतनी स्पीड देते हैं जिसपे कि लाइफ जो है वो सस्टेन कर सके। ये लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर एंजाइम्स ना होंगे किसी रिएक्शन में तो वो रिएक्शन इतना स्लो डाउन हो जाएगा कि रिएक्शन रुकने की स्पीड पे आ जाएगा, जिससे जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल होती जाएगी। और लाइफ को सस्टेन रखने के लिए एंजाइम्स जो हैं ये ज़रूरी होते हैं। और एंजाइम्स की जो स्टडी है उसको कहते हैं एंजाइमोलॉजी। और जो अभी तक हमारे पास नॉन एंजाइम्स हैं जो कैटलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को, वो हैं 5000। और जो अदर बायोकैटलिस्ट आर कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल्स कॉल्ड राइबोजाइम्स। enzyme specific comes from their unique 3D structures। जो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो 3D है जो इनको स्पेसिफिक बनाता है। ये इसकी हम देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा ही होता है। एंजाइम्स आर बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स और लार्जर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं या अकेले काम करते हैं। और जो सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स का ये स्पेसिफाई करता है इसके रिएक्शन को, जो फंक्शन को स्पेसिफाई करता है इसका स्ट्रक्चर। नॉवेल एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम स्ट्रक्चर अलोन। पर जो अकेला स्ट्रक्चर है सिर्फ वो ही नहीं बता सकता कि ये एंजाइम जो है ये किस लिए काम करेगा और ये किस लिए ज़रूरी होता है। अगर एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है ये डीनेचर कर दिया जाए तो फिर जो इसकी एक्टिविटी है वो ख़त्म हो जाएगी, वो आप प्रॉपरली काम नहीं कर सकता होगा। और ये एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली टेम्परेचर से ख़राब होता है कि जब किसी भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो उसके ऑप्टिमम टेम्परेचर से, मतलब जिस पे वो ठीक काम करता है, उससे ख़राब होता है या आगे या पीछे जाता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो एंजाइम है वो डीनेचरेशन की तरफ चले जाते हैं और अपना काम ठीक से नहीं करते। कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स क्या हैं? ये एंजाइम्स की एक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एंजाइम्स के साथ कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट लगते हैं जिसको हम कोफैक्टर्स कहते हैं। ये जो हैं अदर्स रिक्वायर नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड कोफैक्टर्स टू बी बाउंड फॉर एक्टिविटी। कोफैक्टर्स कैन बी ईदर इनऑर्गेनिक metal ions and iron sulfur clusters or organic compound, for example flavan and heme। कोफैक्टर्स जो है ये मैनी पर्पसेस के लिए सर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल जो मेटल आयंस हैं कैन हेल्प इन स्टेबलाइजिंग न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज within the active site। or organic cofactors can be either coenzymes which are released from the enzyme's active site during the reaction, और prosthetic groups हो सकते हैं which are tightly bound to an enzyme। Organic prosthetic groups can be covalently bound, for example biotin and enzymes such as pyruvate carboxylase। इसके जो एंजाइम का स्ट्रक्चर है उसमें ये हमें एक पोर्शन हाईलाइट करके दिखाया गया है जो कि कोफैक्टर्स को दिखा रहा है। एंजाइम में हमारे पास और दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, एक होती है एक्टिव साइट और एक होती है सबस्ट्रेट। एक्टिव साइट जो है ये एंजाइम के ऊपर वो हिस्सा है जहाँ पे आके किसी भी सबस्ट्रेट में जुड़ना होता है। ये ऊपर सबस्ट्रेट ग्रीन से कलर का नजर आ रहा है और ये नीचे एक्टिव साइट हमारे पास आ रही है। ये बाकी सारा एंजाइम है, जहाँ पे आके सबस्ट्रेट ने जुड़ना है वो एक्टिव साइट है। और ये जब सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट के ऊपर आके लगता है तो ये सबस्ट्रेट एंजाइम या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। मैकेनिज्म जिससे जो एंजाइम और प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं, सबस्ट्रेट को चेंज करता है, वो क्या है कि सबस्ट्रेट जो है वो एंटर करता है एक्टिव साइट पे। फिर क्या होता है जी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और जो एंजाइम है वो अपनी शेप को स्लाइटली चेंज करता है ताकि जो सबस्ट्रेट है वो उसमें ठीक तरीके से फिट आ जाए। जब वो फिट आता है तो वो कॉम्प्लेक्स ठीक बनता है और प्रोसीजर स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट बन के निकल जाता है और जो एंजाइम है वो वैसे का वैसा ही रहता है। क्योंकि एंजाइम में कोई चेंजिंग नहीं आती। हाँ, माइनर माइनर चेंजेस आते हैं पर जो ज़्यादा चेंज है वो नहीं आता। फिर जो कुछ एंजाइम है ये अपनी हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी शो करते हैं और इस स्पेसिफिसिटी को मेंटेन रखने के लिए इनके पास एक प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म होता है। हियर इज एन एंजाइम
as DNA polymerase catalyzes a reaction in a first step and then checks that product is correct in a second step. This two-step process results in average error rate of less than one error in 100 million reactions. In high fidelity mammalian polymerases, similar proofreading mechanisms are also found in RNA polymerase, amino acid tRNA synthetase and ribosomes. एंजाइम के जो मैकेनिज्म के हमारे पास दो मॉडल आए थे, एक लॉक एंड की मॉडल और एक इंड्यूस फिट मॉडल। जो लॉक एंड की मॉडल है वो 1894 में एमएल फिशर ने दिया था और उसने कहा था कि एंजाइम्स जो हैं वो उनकी एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट जो हैं ये कम्प्लीमेंट्री ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं एक दूसरे के लिए। तो ये उसने रेफर किया था लॉक एंड की मॉडल के, जैसे एक लॉक के लिए एक स्पेसिफिक की होती है वैसे ही एक एंजाइम के लिए एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है। पर इसका ये जो मॉडल था ये फेल हो गया था क्योंकि इसने स्टेबलाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट दैट एंजाइम्स अचीव वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, इसलिए ये एंजाइम इसका जो मॉडल है ये फेल हो गया था। फिर 1958 में डैनियल कोशलैंड ने हमें एक मॉडल दिया विच इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। और उसने क्या कहा था, उसने स्लाइटली चेंज किया था लॉक एंड की मॉडल को। उसने ये कहा था कि जो एक्टिव साइट है वो थोड़ा बहुत चेंज करती है, अब सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट करती है और जो सबस्ट्रेट है वो आके लगता है एंड दे चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। जो एक्टिव साइट है वो बिल्कुल रिजिड साइट नहीं है, वो अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज करती रहती है। अब जो इसमें फर्स्ट वाली है वो हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल की डायग्राम है और जो नीचे वाली है ये लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम है। इसमें दिखा सकते हैं कि जो एक्टिव साइट है वो अपने आप को चेंज कर रही है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट और फिर कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर प्रोडक्ट्स बनते हैं। जो लॉक एंड की मॉडल है इसमें जो एंजाइम है उसने एक्सेप्ट नहीं किया उन शेप्स को जो कि उसके अकॉर्डिंगली नहीं थी, जो उसके मैच करती थी वो आई साथ लगी और उसने जो सबस्ट्रेट है उसके साथ बाइंड किया, एक कॉम्प्लेक्स बनाया एंड दे चेंज इनटू प्रोडक्ट्स। फैक्टर्स जो हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं वो कौन से हैं? एंजाइम्स की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, देन टेम्परेचर, पीएच, एक्टिवेटर्स लाइक कोएंजाइम्स एंड कोफैक्टर्स, इनहिबिटर्स, टाइम, यूवी लाइट एंड रेडिएशंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंटी एंजाइम्स। इनहिबिटर्स क्या है? इनहिबिटर्स आर बेसिकली ब्लॉकर्स। ये क्या करते हैं? ये एंजाइम्स की नकल करते हैं और मतलब सबस्ट्रेट की नकल करते हैं और आके एंजाइम से जुड़ जाते हैं, उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं और प्रोसेस जो है उसको चलने नहीं देते। और इसकी हमारे पास एग्जांपल आती है ड्रग्स। ड्रग्स आते हैं हमारे पास और ये जो हैं पॉइजन्स। इनहिबिटर्स की हमारे पास टाइप्स हैं कंपेटिटिव, नॉन कंपेटिटिव एंड अनकम्पेटिटिव। जो अनकम्पेटिटिव है ये स्लाइटली रेयर वन है, इतनी ज्यादा नहीं देखी जाती। जो कंपेटिटिव है इसमें क्या होता है कि इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट की जगह पे जाके इतनी जल्दी बाइंड नहीं करता पर उसका जो स्ट्रक्चर है वो रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा होती है। इसमें एग्जांपल है हमारे पास ड्रग methotrexate is a competitive inhibitor of enzyme dihydrofolate reductase, which catalyzes the reduction of dihydrofolate to tetrahydrofolate. The similarity between the structure of dihydrofolate and this drug are shown in the accompanying figure. The type of inhibition can be overcome with the high substrate concentration. In some cases, the inhibitor can bind to a site other than the binding site of usual substrate and exert an allosteric effect to the change the shape of usual binding site. और जो नॉन कम्पेटिटिव होते हैं ये जाके जुड़ जाते हैं उस साइट के साथ और जुड़े रहते हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं बनते। और जो अनकम्पेटिटिव है ये अनकम्पेटिटिव इनहिबिटर कैन नॉट टू फ्री एंजाइम, ये फ्री एंजाइम साथ जाके नहीं जुड़ते, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बस बनाते हैं और किसी तरीके से और जो काम है वो चलने नहीं देते और जो रास्ता है उसको ब्लॉक कर देते हैं। और ये जो एंजाइम की टाइप है जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर की ये जो टाइप है ये बहुत रेयर है।